नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे कल। तो आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। आपको पढ़ाया था बंगाल का पहला पार्ट, और आज आपको बता दूंगा बक्सर का युद्ध और बंगाल का जितना भी है वो सारा इसमें हो जाएगा। उसके बाद में जो नए टॉपिक ले रहे हैं, तो इसके अंदर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप यदि वीडियो देखते हैं तो दोस्तों पूरा देखिए, और जितने भी उसके पार्ट आते हैं उन सभी को ध्यान से देखिए दोस्तों। एक पार्ट देखकर मत छोड़िए, क्योंकि आपके लिए जितना पहला पार्ट महत्वपूर्ण है उतना ही उसके दूसरे पार्ट भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लास्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि प्लासी के बाद में वैधानिक रूप से अंग्रेज बंगाल के राजनीतिक स्वामी नहीं बने थे। तो एक और मेल्सन ने यह कहा था कि इतना तीव्रगामी युद्ध, तत्कालीन स्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला मैंने आज तक युद्ध नहीं देखा है। इस तरह से ये मेल्सन का कथन है, ध्यान से देख लो। अब देखिए दोस्तों, इसमें यह आता है कि जब प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, प्लासी के युद्ध के समाप्त होने के बाद किस किस को क्या मिला, तो जेकेजे का आप ध्यान रखना। पहले तो ट्रिक, पहले जाफर बनता है, उसके बाद कासिम और उसके बाद जाफर। तो मीर जाफर जो बनता है इसके अंदर, मीर जाफर 1757 से 1760। इस मीर जाफर को कलाइव का गधा कहा जाता है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया, छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में, जो 10+2 लेवल के होते हैं। जैसे आपके पीजीटी वगैरह जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री से स्पेशल, इसके अंदर देख लेना, ये कम पूछा गया, इतना नहीं है। 1757 से 1760 तक रहते हैं। बिहार रामनारायण, उड़ीसा राजाराम और पूर्णिया युगल सिंह, इनको मिला। ये यहाँ की जमींदारी इनको सौंप दी गई। बिहार जाफर बिहार के शासक रामनारायण को हटाना चाहता था। उड़ीसा के अंदर राजाराम और पूर्णिया के अंदर युगल सिंह को भी हटाना चाहा। इसलिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर यहाँ पर अशांति फैल जाती है। कलाई और वाटसन ने इस अशांति को शांत कराया। 1760 के अंदर 1760 के अंदर कलाइव को वापस लंदन बुला लिया गया। कलाइव के जाने के बाद में होलवेल अस्थायी रूप से गवर्नर बनते हैं। काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, और निश्चित रूप से आगे भी पूछा जाएगा दोस्तों। कलाइव के जाने के बाद में अस्थायी रूप से गवर्नर किसे बनाया गया था। इसके बाद में है होलवेल ने बंगाल पर डच्चों का संरक्षण का आरोप लगाया था। अस्थायी बनता है और इसने एक ही कार्य किया, बंगाल पर ये आरोप लगाता है कि इन्होंने डच्चों को संरक्षण दे रखा है। होलवेल के बाद में स्थायी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? वेंसी टाट को। ये देख लेना, वेंसी टाट को स्थायी गवर्नर बनाया गया। इस समय बंगाल का जो नवाब बनाया गया था, ये मीर जाफर को हटा दिया था, और मीर जाफर को हटाकर जाफर के स्थान पर किसको बना दिया? कासिम को बना दिया। कासिम को लाने का विचार हुआ 1760 के अंदर, ये कासिम को बनाते हैं। जाफर ने 1760 में कासिम से समझौता किया, कंपनी ने 1760 में कासिम से समझौता किया कि नवाब के बदले, ये जब हम आपको नवाब बनाएंगे तो आप हमें 3 स्थानों की दीवानी देंगे, वर्तमान, मिदनापुर और चटगांव। ये मैंने आपको ऑनलाइन टेस्ट जो लिया था, परवीन सर ने भेजा था, उसके अंदर भी ये पसंद था। वर्तमान, मिदनाकर और चटगांव की दीवानी अधिकार किसको दिए गए थे, किसने दिए थे कंपनी को? तो ये जब नवाब बनता है कासिम, इसके बाद सिलहट में जो चूना का भंडार है ये भी कंपनी को दे दिया जाएगा, इसका आधा भाग। कुछ शर्तें थी इसकी, ये आपको ध्यान रखनी है। वेंसी टाट को 50,000 पाउंड और होलवेल को 27,000 रुपये, और कलकत्ता काउंसिल के अन्य सभी सदस्यों को 25,000 रुपये की राशि देनी पड़ेगी। वेंसी टाट ने मुरादाबाद में मीर जाफर को कहा, अब गद्दी पर कौन बैठा है अभी? नवाब तो मीर जाफर ही है। कासिम से तो अभी समझौता हुआ है, यदि हम आपको नवाब बना देंगे तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो वेंसी टाट जो है मुरादाबाद में मीर जाफर को कहता है कि कासिम के लिए गद्दी छोड़ दो। तो जाफर ने तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि जाफर पता है बेमतलब में ये परेशान कर रहे हैं, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं। तो इसने सोचा अब बनने का कोई फ़ायदा है नहीं ज़्यादा दिन तक, हम गद्दी छोड़ देते हैं, आप हमें पेंशन वगैरह जो दे दो और हमें कलकत्ता भेज दो। तो जाफर ने स्वीकार कर लिया और कहा मेरे को 15,000 रुपये की पेंशन देकर कलकत्ता भेज दो। तो ये भी अंग्रेजों ने स्वीकार कर दिया कि ठीक है, आपको 15,000 रुपये दे देंगे और कलकत्ता में आप रहने लग जाओ। तो ये ठीक है, इसने कासिम के लिए गद्दी अपनी छोड़ दी थी नवाब की। अब है मीर कासिम। 1760 से 1763 अली वर्दी खां के बाद में मीर कासिम दूसरा योग्य नवाब बना। अली वर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला बनता है, सिराजुद्दौला के बाद में जाफर बनता है, और जाफर ये कलाइव का गधा कहा जाता है। आपको पता है, इसने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे अंग्रेजों को कठिनाई का सामना करना पड़े। तो कासिम जो है, कासिम में एक योग्य है, क्योंकि कासिम के समय में 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, ये आपको चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसने सबसे पहले अपनी राजधानी चेंज की, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदला। अब क्यों बदला ये आपको बताता हूँ। कहते हैं कि राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी और बाद में मुंगेर स्थापित की, क्योंकि यहाँ मुर्शिदाबाद के अंदर थोड़ा सा अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप भी था, और मुंगेर के अंदर इसने एक
शास्त्रागार की स्थापना भी की थी, इसलिए इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। अंग्रेजों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं किया और सेना का पुनर्गठन कर दिया। बंगाल की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए इन्होंने नए कर लगाए, जिसको आबवाब कहा, जो एक तरह से ऊपरी कर था। ठीक है, मुंगेर में तोपखाना वो बनाने के लिए कारखाना स्थापित किया, निर्णय लिया। ये भी काफ़ी बार पूछा गया, मुंगेर में किसने कारखाना स्थापित किया था तोपखाने के लिए, तो कासिम ने करता है। और इसने जो अपनी सेना है वो यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया था मुंगेर के अंदर। तो भी कोई बात नहीं, चलो आपने वर्तमान मिदनापुर और चटगांव के लिए थोड़ा नान की, कोई बात नहीं। आपने राजधानी चेंज की, कोई बात नहीं। आपने यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण स्टार्ट किया, कोई बात नहीं। आपने ऊपरी कर आबवाब लगाई, कोई बात नहीं। लेकिन अब अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, वो मुख्य रूप से कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसने जो अंग्रेजों द्वारा दस्तक प्रथा का दुरुपयोग किया जा रहा था, इस दुरुपयोग का तोड़ निकाल लिया। जो फ्री पास था, इसका दुरुपयोग अंग्रेज कर रहे थे, इसे जाफर के समय में भी बहुत किया था। तो इसने कासिम ने इसका तोड़ यह निकाला दोस्तों कि इसने जो, मैं बताता हूँ आपको पहले होता क्या है। जैसे ये बंगाल है, ठीक है, तो बंगाल के अंदर आप कहीं भी व्यापार करोगे, कहीं भी आप जा रहे हो, आपके ऊपर चुंगी टैक्स नहीं लगेगा। बंगाल का नवाब आपसे टैक्स नहीं ले पाएगा व्यापार से संबंध में, चुंगी के ऊपर। तो आप इस दस्तक का, अंग्रेजों ने 1717 में जो दस्तक प्रथा, ये दस्तक मिला था फरखुरशिया से, इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। ये खुद तो यहाँ पर दस्तक चलाते थे, लेकिन इस दस्तक को हिंदुओं को देते थे, सॉरी जो भारतीय थे, इन भारतीयों को दे देते थे कि आपका चुंगी टैक्स कितना लगता है, जैसे 100 रुपये, तो आप हमें 50 रुपये दीजिए और हमारे वाला दस्तक आप लेकर जाइए। इस दस्तक से आपसे कोई भी आपसे चुंगी कर नहीं मांग सकता, क्योंकि दस्तक होता था तो वहाँ पर कर नहीं लिया जाता था। फरमान था ये, दस्तक जिसके पास है उससे नहीं लिया जा सकता, ये कर है एक तरह से। तो इन्होंने ये जो बेचना स्टार्ट कर दिया दस्तक, तो आप समझ रहे हो कि जो 100 रुपये दूसरे भारतीयों से आते थे वो भी अब नवाब की राजकोष के अंदर नहीं जाते थे, वो सीधे किसके पास जाने लग गए, अंग्रेजों के पास। तो इसके अंदर फायदा किसका हो रहा था, एक तो अंग्रेज चुंगी का फोकट में फ्री के अंदर उपयोग कर रहे थे, और ये दूसरों को जो है बेच कर भी अपना फायदा ले रहे थे। तो इस स्थिति के अंदर मीर कासिम ने यह तोड़ निकाला, अपने पास तो वैसे भी धन नहीं आता है, तो अतः सभी आंतरिक व्यापार ये क्या कर दिया जाए, कर मुक्त कर दिया जाए, कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो कासिम ने सभी तरह से आंतरिक व्यापार जो है वो मुक्त कर दिया कर से। अब है सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए वाल्टर ग्रीन हार्ड को नियुक्त किया, और जर्मन में इसे समरू के नाम से जाना गया। समरू किसके काल में आया था, वाल्टर ग्रीन हार्ड का नाम समरू है, समरू को बुलाता है मीर कासिम। इन कार्यों की वजह से अंग्रेज ईर्ष्या करने लगे। इस समय बिहार का उप सूबेदार रामनारायण था, ये पहले भी आपको बता चुके हैं, जिसे अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। वेंसीटार्ट ने रामनारायण की सहायता से मीर कासिम को हत्या करने का प्रयास किया। इसी को पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये पटना हत्याकांड कल आपसे पूछा था किसके काल में घटित हुआ था, तो पटना हत्याकांड ये कासिम के काल में होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान है। वेंसीटार्ट ने रामनारायण की सहायता से मीर कासिम की हत्या का प्रयास किया, अतः कासिम ने पटना पर आक्रमण कर दिया व एलिस नामक अंग्रेज अधिकारी को हरा दिया। ये पूरा जो काम है ये पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये एलिस का ध्यान रखना। अंग्रेजों ने 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम को गद्दी से हटा देते हैं 1763 में। जाफर ने कंपनी को 25% नमक कर के अलावा राज्य की सभी करों में छूट प्रदान कर दी। बक्सर का युद्ध होता है। अब कासिम को हटा देंगे, कासिम को हटाने के बाद में कासिम भागा भागा कहाँ जाएगा, अवध। अवध के अंदर ही कौन बैठा है उस समय, मुगल बादशाह। और अवध के अंदर कौन बैठा है, अवध का खुद का नवाब। और अवध के अंदर कौन आ गया, बंगाल का पूर्व नवाब कासिम। हम तो मरेंगे, तुमको भी साथ में ले मरेंगे। अब तीनों मिल जाते हैं आपस में। अब कासिम साहब क्या करते हैं, कासिम साहब पहले तो मुगल बादशाह जो उस समय है आपका शाह आलम द्वितीय, इसको पूरी तरह से सेट करते हैं। इसके बाद में सुजाउद्दौला जो अवध का है, इसको पूरी तरह से सेट करते हैं। इन दोनों को बिल्कुल पूरी तरह से मित्रवत तरह से व्यवहार करते हैं कि हम तीनों मिलेंगे और अंग्रेजों को हरा देंगे, अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे और अपने अच्छे तरह से शासन चलाएंगे। तो ये दोनों बेचारे इसकी बातों में आ जाते हैं। इनको क्या पता, अब अंग्रेज जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। तो अब देखो, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला तीनों ही मिल जाते हैं। किसके विरुद्ध लड़ते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों का सेनापति इस युद्ध में कौन होता है, हेक्टर मुनरो। काफ़ी बार पूछा गया। मीर जाफर ने नवाब बनने पर, मीर जाफर के नवाब बनाने पर, जो कासिम को हटाने पर किसको नवाब बना दिया था, जाफर को बनाने पर कासिम ने समरू की सलाह पर अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी। जो समरू है ये तो वो पहले आपको बताया नहीं था। ये वाला थोड़ा सा साफ नहीं है, ध्यान से थोड़ा सा देख लेना आप, पता नहीं ऐसे कैसे। कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सहायता
प्राप्त की तथा शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह की सहायता प्राप्त की। तीनों ने मिलकर बक्सर नामक स्थान पर सैनिक छावनी लगी। हेक्टर मुनरो ने तीनों को पराजित कर दिया। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहाँ भी उसकी मृत्यु हो जाती है। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद में, बक्सर के बाद में विजय किसकी प्राप्त होती है? हेक्टर मुनरो अंग्रेज जीतते हैं। इसके बाद में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। तो वास्तविक रूप से, वैधानिक रूप से कब कह सकते हैं अपने? बक्सर के बाद में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और मीर जाफर के बाद में जो बनता है उसको, उसका नाम है नवाब का नजमुद्दौला, 1765 से 1766। ये मीर जाफर का पुत्र था। बक्सर के युद्ध के बाद में कलायू एक बार फिर भारत आता है, बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। कलायू ने मुगल सम्राट व अवध के बादशाह अवध के नवाब अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की तो अलग अलग संधियाँ की। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि है 12 अगस्त 1765 को। यह संधि शाह आलम द्वितीय तथा मुगल सम्राट के साथ की गई। कलाई शाह आलम द्वितीय व शुजाउद्दौला ने इस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर किसने किए थे? तीनों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के मुख्य बिंदु क्यों है, क्या है? एक है जो आपको ध्यान रखना, 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि होती है। इसके ये मुख्य रूप से किसके साथ होती है? शाह आलम द्वितीय के साथ होती है, मुगल बादशाह के साथ। और 16 अगस्त को होती है 4 दिन बाद में दूसरी संधि। मुख्य बिंदु इसके मुगल बादशाह कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप देगी और सम्राट को अवध से कड़ा व इलाहाबाद क्षेत्र दे दिया जाएगा। सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों के लिए उत्तरी सरकार का तट भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए पहले लड़ाई कर रहे थे। गुलाम हुसैन ने इस संधि के बारे में ये कहा, इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। गुलाम हुसैन का ये कथन है, ये ध्यान रखना। किस संधि के बारे में कहा गया? इलाहाबाद की प्रथम संधि के बारे में। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि है 16 अगस्त 1765 को। यह संधि कलायू ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की। इस संधि के तहत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अवध का राज्य जो है, अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को लौटा दिया जाएगा। और कड़ा और इलाहाबाद किसको दिए गए थे? मुगल बादशाह को। कंपनी को अवध से 50 लाख व चुनार का दुर्ग प्राप्त हुआ। वाराणसी व गाजीपुर के क्षेत्र भी अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। बलवंत सिंह के नेतृत्व में यह अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना नवाब बैठा दिया। बलवंत सिंह को कंपनी के अधीन माना गया। अवध ने कंपनी को कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त कर दी। अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा के लिए अवध में सेना रख ली, जिसका जो खर्चा है वो कौन देगा? अवध का नवाब ही देगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि में अंग्रेजों को मराठा आक्रमण से सुरक्षा दिलवाई और अब अंग्रेज अवध का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में कर सकेंगे। तो एक तरह से अवध को क्या बना दिया इन्होंने? अपनी कामधेनु गाय की तरह उपयोग करने लगे। बफर स्टेट के रूप में अवध को जाना जाता है और अवध अब से अंग्रेजों का पूरी तरह से हितैषी रहता है 1856 तक। और 1856 में जब आउटरम की रिपोर्ट आती है कि अवध के अंदर कुशासन है, अंग्रेजी हुक्म के विरुद्ध अच्छा शासन नहीं किया जा रहा है, आउटरम रिपोर्ट पेश करते हैं, तो उस समय वहाँ की जनता परेशान हो जाती है कि हम इतने सालों से, सबसे पहले अब देख लो आप अवध ही है जिसने अंग्रेजों को साथ दिया है इतने अच्छी तरह से, तो ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करना बहुत ही उस समय बुरा लगा उनको और फिर क्रांति होती है। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 का जो काल है, बंगाल में द्वैत शासन का काल कहलाता है, ये ध्यान रखना। और द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है? कार्टियस को माना जाता है। द्वैत शासन में से वित्तीय व्यवस्था, कंपनी का नियंत्रण, और वित्तीय व्यवस्था पर तो कंपनी का नियंत्रण रखा गया और स्वतंत्र शासक समाप्त हो गया था बंगाल के अंदर। बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए व शाह आलम को 26 लाख देने के बाद में कंपनी ने भू राजस्व अधिकार प्राप्त कर लिए थे। कंपनी ने प्रशासन संबंधी राजस्व के अधिकार प्राप्त किए। कंपनी ने अपने पास प्रशासन, राजस्व और वसूली, दीवानी न्याय के अधिकार रख लिए, जबकि फौजदारी न्याय व आंतरिक न्याय के जो मामले हैं वो किसको दे दिए? नवाब को दे दिए। ये द्वैत शासन है, दो अलग अलग तरह से न्याय कर रहे हैं, यानी कि रुपए तो हम लेंगे और न्याय कौन करेगा? आप करोगे, क्योंकि जब हम राजस्व एकत्रित करेंगे तो उसके बाद में किसान रोष मचाएंगे और रोष मचाने के बाद में एक दूसरे के जो हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे। इस तरह फौजदारी जो न्याय है, इनका न्याय वगैरह कौन करोगे? तो बंगाल के नवाब को कहा कि आप ये न्याय कर देना और राजस्व वसूली हम कर लें। तो ये बहुत ही एक तरह से गलत था। तो आपसे पूछे कि फौजदारी न्याय किसके पास था, तो फौजदारी न्याय किसके पास था? नवाब के पास था। और राजस्व अधिकार किसके पास था? तो राजस्व अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखा, कंपनी ने। कलायू ने प्रशासन के तहत प्रशासन का तो अधिकार कर लिया, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं लिया। यही व्यवस्था भू राजस्व को प्रशासन से अलग कर देती है। इस तरह द्वैत शासन कहलाती है। तो भू राजस्व व प्रशासन दोनों ही अलग अलग तरह से, यानी अलग अलग ये करना भू द्वैत शासन के अंतर्गत आती है। कलायू ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल के अंदर मोहम्मद रजा को नियुक्त किया था और बिहार के अंदर सिताब राय को नियुक्त किया था और उड़ीसा के अंदर राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। ये तीनों काफ़ी बार सुमेलित करने के लिए आते हैं, ध्यान रखना। बंगाल में द्वैत शासन की नींव 1765 में कलायू के द्वारा रखी गई। 1765 से 1772 तक कहा जाता है। किसके द्वारा किया गया? तो कलायू के द्वारा किया गया। जबकि 1772 के अंदर वारेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इस के बारे में ये कहा भी गया है। लंदन के बारे में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कॉर्नवालिस, बाद के अंदर जो बनकर भी आएगा, बाद में गवर्नर चल रहे हैं। ये द्वैत शासन जो है एक तरह से बहुत ही घटिया तरह का शासन है। इस तरह का शासन, घटिया शासन मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। इस तरह का कोई कथन है, कॉर्नवालिस का कथन है, कल मैंने आपको दिया भी था, तो ये देखना, एक कथन एक पूछा जाता है। द्वैत शासन के परिणाम कानून व्यवस्था का
बहुत ही ठप पड़ जाती है। कृषि ह्रास होता है। 1770 में बंगाल में बहुत ही भीषण अकाल पड़ता है। इस समय गवर्नर कौन था? कार्टियर था। 1769 से 1772 तक कार्टियर यहाँ का गवर्नर रहता है। अकाल भूरा जिसमें कोई भी कमी नहीं की गई थी। तो इस तरह से ये देव शासन का परिणाम। उद्योग धंधों में कमी आ गई थी। आपको पता है 1769 सीओडी ने रेशम का जो उद्योग है पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। के एम पणिकर ने इस देव शासन के बारे में ये कहा कि ये डाकुओं का काल है। और पर्शियल स्पीयर के अनुसार ये कहा, ये बेशर्मी और लूट का काल है। पर्शियल स्पीयर के अनुसार ये दोनों ही कथन मोस्ट है। और कानवालिस का तो मैंने आपको बता ही दिया था। कलायु के अन्य कार्य। पर्शियल, देखो जो पर्शियल स्पीयर है इसके 2-3 कथन और भी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पर्शियल स्पीयर का काफ़ी आप विशेष ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और के एम पन्नीकर साहब है, इनके भी कथन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कलायु ने बंगाल में स्थिति सुधारने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार पर रोक और उपहार लेने के लिए मना कर दिया। कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। 1765 में सोसाइटी फॉर ट्रेड के नाम से चलाई गई थी। तहत एक नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार कंपनी ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। सोसाइटी फॉर ट्रेड 1765 के अंदर तीन कौन कौन सी चीज़ थी? नमक, सुपारी और तंबाकू। ये तीनों चीज़ें क्या है, काफ़ी खराब नहीं होती, लंबे समय तक इसको रख देते हैं। तो इसके ऊपर कंपनी ने एकाधिकार स्थापित किया। कंपनी ने व्यापार के लाभ को कार्यकर्ताओं को पद बांटे। कलायु ने 1766 में सैनिकों को दिए जाने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया। अतः यह भत्ता केवल बंगाल बिहार सीमा के कार्य करने वालों को ही मिलने लगा था। इलाहाबाद और मुंगेर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया 1766, क्योंकि ये दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया था। 1766 की इस आज्ञा को मानने से इंकार कर दिया। यह विद्रोह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। यह पहला श्वेत विद्रोह है। और दूसरा श्वेत विद्रोह आपको पता है किसके काल में होता है? तो प्रथम श्वेत विद्रोह क्यों होता है? जैसे ये बंगाल है तो दोहरा भत्ता किसको दिया जाता है? तो बंगाल की सेना के अंदर है। और बिहार और उड़ीसा जो बाहर हैं, अवध बिहार और उड़ीसा, इनके सैनिकों को दोहरा भत्ता नहीं दिया जाएगा। कंपनी द्वारा वर्चस्व स्थापित कर लिया गया। 1766 के अंदर प्रथम श्वेत विद्रोह ये कहलाया। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। और आगे का जो टॉपिक है वो है कर्नाटक के युद्ध के बारे में। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध होते हैं कर्नाटक के, इनके बारे में ध्यान रखना। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखी है मैंने आपको, यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।